जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आज स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, और आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, मात्र कुछ ही दिनों का समय दोस्तों आपके तैयारी में और शेष है, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं, और निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। तो प्रश्न क्या है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ के तने में अपने घोंसले का निर्माण करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि घोंसला होता क्या है। ठीक है, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं और अपने बच्चे को उसी में सेते हैं। ठीक है, सेने या पालने के लिए दोस्तों, पालने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। ठीक है, और घोंसले में ही पक्षी जो होता है अपना अंडा जो है उसको देता है। तो आपको बता दें कि अलग अलग पक्षी जो होता है अलग अलग जगहों पे घोंसले बनाते हैं, और कुछ जमीनी स्तर पे तो कुछ पेड़ पे अपने घोंसले का निर्माण कर लेते हैं। तो कौन सा पक्षी ऐसा है कि जो पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दे रखा है कि कौआ, बारबेट, शकरखोरा, सनबर्ड या टेलर बर्ड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा पक्षी ऐसा है कि जो कि पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाता है। तो बारबेट पक्षी है। तो अब बारबेट पक्षी के बारे में कुछ तथ्य हैं दोस्तों, आप उसको भी जान लीजिए। जो बारबेट पक्षी है यह एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है। ठीक है, बारबेट्स का नाम उसके मोटे नुकीले बिलों के आधार पर ब्रिसल्स के लिए रखा गया है। ठीक है, और बता दें ये बड़े सिर वाले छोटी पूंछ वाले पक्षी हैं जो 9 से लेके 30 सेंटीमीटर लंबे, हरे या भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, इनकी बनावट होती है कि ये बड़े सिर वाले, इनका सिर जो होता है बड़ा होता है, छोटी पूंछ होती है और 9 से लेकर 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और हरे या भूरे रंग के पक्षी होते हैं बारबेट। वहीं पे अगर हम कौवे की बात करें तो कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसले का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, और सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। उससे पहले और कुछ जान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे जैसे अगर पूछ लेता कि जो कबूतर है, कबूतर कबूतर कैक्टस के पौधों या मेहंदी की बाढ़ के कांटों के बीच अपने घोंसले का निर्माण करता है, और कभी कभी कबूतर आप देखे होंगे घरों में, अलमारी के ऊपर इत्यादि जगहों पे अपने घोंसले का निर्माण कर लेता है। ठीक है, सनबर्ड की बात करें तो सनबर्ड जो होता है एक घोंसला बनाता है जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता है। दोस्तों आप देखे होंगे कि एक घोंसला जो होता है पेड़ की टहनी या अंतिम किनारे से लटका हुआ होता है। ठीक है, वो किस पक्षी के द्वारा बनाया जाता है? जिसको शकरखोरा या सनबर्ड बोलते हैं, उसके द्वारा उस घोंसले का निर्माण जो है वो किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सभी प्रश्न दोस्तों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ कह रहा है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा है। दोस्तों ये प्रश्न आपके सीटेट परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। पूछा कि कौन सा पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, कबूतर, तोता, उल्लू या मैना। तो यहाँ पे दोस्तों बात है कि झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा जो अपने गर्दन को आगे पीछे करता है? मैना होता है। मैना जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। वहीं अगर हम बात करें उल्लू की, तो उल्लू क्या होता है? एक रात्रिचर प्राणी होता है या जीव होता है दोस्तों, पक्षी होता है जिसकी आँख की पुतली जो होती है बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और ये हर चीज़ों को केवल काला और सफ़ेद रूप में ही चीज़ों को देख सकता है। ठीक है दोस्तों, अक्षरों की बनावट तो अच्छी नहीं दोस्तों, लेकिन आपके लिए प्रश्न जो लाया हूँ अच्छे प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पे प्रश्न आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी कौन सा है? मैना है। वहीं पे अगर बात कर लें कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेता है, ठीक है, तो कौन सा पक्षी है? उल्लू है, जो अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा घुमा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने
सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों के जवाब जो हैं वो सही दे पा रहे हैं। चलिए, पक्षियों की एक प्रजाति है जिसका नर सुंदर बुने हुए घोंसला बनाता है। मादा सभी घोंसले को देखती है और जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है उसे चुनती है और निर्णय लेती है कि उसे अंडा किसमें देना है। पक्षी इस प्रजाति का नाम बताना। दोस्तों, यहाँ पे पक्षियों के बारे में बताया गया है कि एक पक्षी है जिसका नर जो पक्षी होता है वो बहुत सुंदर सुंदर घोंसले का निर्माण करता है। निर्माण तो करता है, लेकिन दोस्तों बात आती है जब उसे चुनने के लिए, तो मादा जो होती है सभी घोंसले को देखती है और जो उसमें से सबसे ज़्यादा उसको अच्छा लगता है उसे अंडा देने के लिए वो चूज करती है। तो उस पक्षी का नाम दोस्तों क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि उस पक्षी का नाम क्या है भैया। तो कोयल, बीवर पक्षी, शकरखोरा या बारबेट। तो उस पक्षी का नाम क्या है? बीवर पक्षी, जिसको बया पक्षी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि घोंसले का निर्माण जो है पक्षी अपने अंडे देने के लिए और छोटे छोटे बच्चों को उसमें सेने के लिए या पालने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। ठीक है, और अलग अलग पक्षी जो होते हैं अलग अलग जगहों पे अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। तो वहीं कुछ पक्षी जो होते हैं आप कहीं पेड़ पे घोंसला बना लेंगे, तो कुछ पक्षी जो होते हैं झाड़ी के पीछे या झाड़ी के एकदम अंतिम छोर पे घोंसला बना लेते हैं। तो यहीं पे दोस्तों बात आती है जब बीवर बर्ड की। तो बीवर बर्ड एक छोटी सी चिड़िया होती है। ठीक है, आप जान लीजिए कि बीवर बर्ड क्या है, एक छोटी सी चिड़िया है। वे घास के तने और अन्य पौधों के रेशों का उपयोग करके अपने घोंसले का निर्माण करती है और विशेष प्रकार की तकनीकी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, बीवर बर्ड की कई प्रजातियां अत्यधिक मिलनसार होती हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं, कह सकते हैं कि मिलनसार प्रवृत्ति की होती हैं। और नर बीवर बर्ड जो पक्षी होता है खूबसूरती से बुने हुए घोंसले बनाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के घोंसले बनाते हैं। और मादा जो होती है सभी घोंसले को देखती है और जो सबसे उसे अच्छा लगता है उसी घोंसले में वे क्या करती हैं? अंडा देने का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात कर लें अगर कबूतर के। तो कबूतर जो होते हैं दोस्तों, कबूतर अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे या किनारे पर कहीं भी अपना जो है घोंसला बना लेती है। पुराना घर हुआ टूटा फूटा, कहीं पे भी अपने घोंसले का वो निर्माण कर लेती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पक्षियों की एक प्रजाति जिसका नर सुंदर बुने हुए घोंसले बनाता है और मादा सभी घोंसले को देखती है और उसे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसे चुनती है और निर्णय लेती है कि उसे अंडे देना किसमें है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया। ठीक है, जहाँ छात्रों के विभिन्न टीमों को स्कूल में पड़े कचरे को इकट्ठा करना है और उसमें से कुछ उपयोगी बनाना है। साझा करने और साथ काम करने के कार्यों के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे एक शिक्षक है दोस्तों ईवीएस में, जो कि क्या करते हैं, एक गतिविधि का आयोजन किया जिनमें छात्रों को विभिन्न टीमों के स्कूलों में पड़े जो कचरों है उनको इकट्ठा करना है। लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं और उसमें से कुछ उपयोगी चीज बनाना है और उस कचरों को इकट्ठा करना और उसके कुछ क्या है उपयोगी चीज बनाना है। साझा करने और साथ काम करने के ऐसे कार्यों के माध्यम से किस प्रकार की कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। कौशल की व्याख्या करना, संचार कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल या सामाजिक कौशल। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे कार्य करने से जो सामाजिक कौशल है उसका विकास होता है। ठीक है, कहा गया है कि दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सामाजिक कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे के साथ मिलजुल के जब हम काम करेंगे तो उससे हमारा जो सामाजिक कौशल है उसका विकास होगा। और सामाजिक कौशल होता क्या है उसको भी आज जान लीजिए। सामाजिक कौशल दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सामाजिक कौशल की आवश्यकता होती है। मित्रता को विकसित करने और बनाए रखने के लिए इनमें से बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्षमता होती है कि हम समाज में सामाजिक होकर लोगों के साथ कार्य करें। ठीक है, शिक्षक ने एक गतिविधि आयोजित की है जहाँ पर छात्र एक साथ काम कर रहे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से सामाजिक कौशलों का सबसे अच्छा आकलन किया जा सकता है।
ठीक है। जिन छात्रों में मजबूत सामाजिक भावना क्षमताएं होती हैं वे अपने लिए उद्देश्य बना सकते हैं और सभी साथियों के साथ अस्थायी बंधन भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक सामाजिक लाभ भी हो सकते हैं, जो विशेष बच्चों के हितों के लिए कहीं न कहीं उसे आगे तक ले जा सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सामाजिक रहेंगे और लोगों के साथ मिलजुल के काम करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से समाज में आपका विकास होगा और उतने लंबे समय तक दोस्तों आप सामाजिक रूप से रह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। दोस्तों प्रश्न है आपके सीटेट परीक्षा में दिसंबर 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुडुक कहाँ की लोगों की भाषा है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यह झारखंड के जंगल में रहने वाले लोगों का एक विशेष समुदाय है। वे जो भाषा बोलते हैं उसे कुडुक भी कहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह झारखंड के जंगल में रहने वाले लोगों का एक विशेष समुदाय है। क्या है दोस्तों? एक विशेष प्रकार का समुदाय है जो कि झारखंड में रहने वाले लोगों का है। वहाँ के लोग जो बोलते हैं उसे कुडुक भी कहा जाता है और आदिवासी वे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। और बता दें कुडुक भाषा का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों? कुडुक भाषा को तोरांग भी कहते हैं। तोरांग क्या कहते हैं? तोरंग कहते हैं। तोरंग का अर्थ होता है जंगल, ठीक है, जंगल, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और यहीं पे दोस्तों अगर हम बात कर लें कि मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? मिजो होती है, जिसकी बोली आसो, छू, अलाम, इनार, लाई, लूसी, मारा, मियोक, कुमी, पाइटे और थाड़ो कोकी है। मणिपुर में बोले जाने वाली भाषा मीती है और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा क्या है? नीसी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मिजोरम है, मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है, अब चलिए यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो मिजोरम है यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे मिजो कहा जाता है, उसे मिजो कहते हैं। और वहीं पे मणिपुर में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहेंगे? मीती कहते हैं, मीती, उसे मीती कहा जाता है। और जो मेघालय में भाषा बोली जाती है उसे दोस्तों आप समझ लीजिए कि मीसी या नीसी कहेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या है? झारखंड है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं। उन्होंने कल क्या खाया था? इस चर्चा का क्या उद्देश्य? यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा रहा है कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय, हमारा भोजन नामक एक अध्याय है जिसको शिक्षक जोसेफ, इनका नाम जोसेफ है, वो विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने को कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य? इस तरीके का चर्चा कराने का उनका उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि अपने साथियों से साझा करने की उन्हें क्या खाया, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, या साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न को पूरा समझ लेते हैं कि समाज में अलग अलग लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, ठीक है। इस चर्चा का उद्देश्य है भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, भोजन की विविधता के जो पहलू हैं उसका साझा करना, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। अब जान लीजिए कि समाज में अलग अलग लोग अलग अलग तरह का जो है भोजन उसको करते हैं और जब वे साथियों के साथ भोजन पर चर्चा करते हैं तो छात्र विभिन्न प्रकार के भोजन और उनके नामों से परिचित हो पाता है कि विभिन्न प्रकार के, देखिए दोस्तों कुछ लोग कुछ भोजन खाते हैं तो कुछ लोग कुछ खाते हैं। जब आपस में दूसरे से चर्चा करेंगे तो सबको पता चलेगा कि भाई उनका भोजन क्या है, ऐसा भी भोजन कुछ होता है कि नहीं, ठीक है। तो उससे विभिन्न प्रकार के भोजन के नामों से भी परिचित हो पाते हैं और छात्र कई तरह के नए खाद्य पदार्थों के बारे में जान पाते हैं जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। जाहिर सी
सी बात है जब विभिन्न प्रकार के बच्चे या विभिन्न समुदाय के हैं तो सबका जो भोजन है या भोजन खाने का या पकाने का तरीका जो होता है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जाहिर सी बात है जब आपस में चर्चा करेंगे तो एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या भोजन खाता है और विभिन्न प्रकार के डिशेस का नाम भी जान पाएंगे। ठीक है, तो यही उद्देश्य है, मेन उद्देश्य दोस्तों यही है। ठीक है, कि अपने साथियों से साझा करने के लिए उन्हें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे। आप पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान रखेंगे। बच्चों के हितों को संलग्न करेंगे, लड़के और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करेंगे, महंगी सामग्री का उपयोग करेंगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बच्चों से आग्रह करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो राइट जवाब है, सबसे पहले इसमें आप जान लीजिए कि सभी विद्यार्थियों के हितों के प्रति क्या है, सचेत रहेंगे सभी, ताकि सभी बच्चों का जो है वो उनका हित हो सके। और पर्यावरण अध्ययन कक्षा एक समूह में प्रारूप करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि सबसे बड़ा जो शिक्षक का दायित्व होता है कि उसको चाहिए कि सभी शिक्षार्थियों के हितों के प्रति सचेत रहे और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए समान रूप से आकर्षक विषय चुने जो सभी के लिए हो। ऐसा नहीं है कि अलग धर्म के, अलग सांस्कृतिक के लिए अलग अलग पुस्तक या पृष्ठभूमि का चुनाव करें। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए समान रूप से आकर्षक विषय चुनना चाहिए। लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर के बारे में चिंतित। ठीक, तो यहाँ पे महंगी सामग्री का उपयोग करें, ये गलत है दोस्तों। बाकी आपके तीनों इसके कथन जो दिए गए ए, बी और डी तीनों ही क्या है, राइट हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ विशेष अभिलक्षण होते हैं जो अन्य विषयों में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे अभिलक्षण हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ क्या होते हैं, विशेष अभिलक्षण होते हैं जो अन्य विषयों में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वे अभिलक्षण है। पहला है मूल्य पर्यावरण अध्ययन के एक अभिन्न अंग है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन प्रासंगिक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन से वे अभिलक्षण हैं। तो ईवीएस क्या होता है दोस्तों, एक अगर कह दें कि ईवीएस क्या है, एक प्रासंगिक है। इसका मतलब ईवीएस का संदर्भ पर्यावरण है। ईवीएस बच्चों के लिए उन्मुख करता है। पर्यावरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होता है, इसलिए पर्यावरणीय समझ को सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उदाहरण, घटनाएं और प्रथाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो जाहिर सी बात है पर्यावरण अध्ययन क्या है, एक प्रासंगिक है, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा और ईवीएस एक संयुक्त क्षेत्र है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक अध्ययन क्षेत्र है। इसे एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो कि भौतिक, जैविक, रासायनिक और सांस्कृतिक अध्ययन के आयामों से सीखने के अनुभव और सामग्री को चिन्हित करता है या चित्रित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मूल्य पर्यावरण अध्ययन के एक क्या है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है, ईवीएस शिक्षार्थी केंद्रित हो सकता है लेकिन शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता। ईवीएस शिक्षार्थी केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित। इसका अर्थ यह है कि बच्चों का सीखना शिक्षण के बजाय कक्षा के संचालन का मूल है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है ना कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित होता है। छात्र के हितों के ध्यान में रख के वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका कथन 1 और 3 सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट होगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह वृक्ष अपने तनों में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी है कि इस वृक्ष की छाया का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी
लकड़ियों पर कीड़े का प्रभाव नहीं पड़ता और इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसमें सही कथन आपको बताना है। दोस्तों इसमें जो खेजड़ी वृक्ष है, इसमें जो सही कथन है इसको आपको चुनना है कि यह वृक्ष जो होता है एक तरीके का मुख्य रूप से रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। रेगिस्तानी एक पौधा है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यह अधिक जल के बिना भी बढ़ता रहता है, इसे बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका जो कथन एक दे रखा है बिल्कुल सही है कि यह वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और आगे जो चीज़ दी गई हैं आपको बता दें कि यह अधिक जल के बिना भी बढ़ता है। इसकी छाल का प्रयोग, इसकी वृक्ष की छाल का प्रयोग जो है वो दवा बनाने के लिए किया जाता है और इसके जो इसका जो पेड़ होता है दोस्तों, इसकी लकड़ी पे कीड़ों का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आप जान लीजिए कि इसका जो राइट जवाब है ए, बी और डी इसका राइट जवाब है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा। कह रहा है कि सांपों के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है जिसमें आपको चुनना है कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पे हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और बी है कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। सी है कि एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। दोस्तों सबसे पहला जो है सांप जो होता है दोस्तों वो आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, बस वो कंपन जब होता है दोस्तों उस ध्वनि के प्रति आकर्षित होते हैं और उसी ध्वनि की ओर आकर्षित होकर दोस्तों चलते हैं। ठीक है, कंपन को महसूस कर सकते हैं, ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। कोबरा सांप एक जहरीले सांपों की एक सबसे जहरीली किस्म है, बिल्कुल सही। सर्पदंश की जो दवा होती है सांप के जहरीले दांतों से बनाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ए, बी और डी जो है ये तीनों कथन क्या है सही हैं। तो जिसमें आपको दिखे वो इसका राइट जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपने घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसे सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है? दोस्तों ईवीएस की एक शिक्षिका जो चर्चा के दौरान बताती है कि यहाँ पे 2 स्थान के घरों की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है कि उनके अंतर के बारे में यहाँ पे विशेषण या विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है कि इस चर्चा के आकलन से सीखने का प्रतिफल क्या हो सकता है? अवलोकन करना, रिकॉर्डिंग करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना या तुलना करना, विश्लेषण करना। जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 राज्य हैं, चाहे आपका राजस्थान हो चाहे आपका मुंबई हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांव के लोग जो है राजस्थान के वे वहाँ पे जो सामग्री उपलब्ध है उसी से अपने घर का निर्माण कराते हैं और जो मुंबई वाले लोग हैं दोस्तों सीमेंट, ईंट और कांच और टाइल्स जैसे सामग्री खरीद के अपने घर का जो है वो निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तुलना भी किया जा रहा है और उनके घरों की विशेषताओं के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो तुलना करना और उनका विश्लेषण करना, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे चींटियों के बारे में पूछा रहा है कि चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चींटियां एक पंक्ति में चलती हैं। जब चींटियां चलती हैं तो वे जमीन पर गंध छोड़ती हैं और अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। वे अपने मादा को उसकी गंध से किलोमीटर दूर तक ढूंढ लेती हैं। वे एक बस्ती में रहती हैं और उनमें विशेष क्षमता होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो चींटियों की विशेषता दी गई है उसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो जान लीजिए कि चींटियां जो होती हैं हमेशा एक पंक्ति में चलती हैं और जब चींटियां चलती हैं तो जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ती हैं और ताकि अन्य चींटियों को रास्ता खोजने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े और उसी गंध से उसका अनुसरण कर लें, बिल्कुल सही। और वे एक बस्ती में रहते हैं और उनमें एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है। तो इसका भी राइट जवाब दोस्तों क्या हो गया? ए, बी और ई जो है इसका राइट जवाब है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे मधुमक्खियों से रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन आपको बताना है कि जनवरी से, पहला कथन दिया है कि जनवरी से मार्च तक मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खी नीचे के फूलों से आकर्षित होती है। मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो यहाँ पे आपके दे रखा है कि मधुमक्खियों का जो पालन है वो जनवरी से मार्च में किया जाता है, एक गलत है दोस्तों। मधुमक्खियों पालन का जो समय शुरू करने का समय होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो मंथ होता है सबसे उपयुक्त होता है मधुमक्खी पालन के लिए। क्यों भाई सबसे अच्छा उपयुक्त समय यही माना गया है? क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं दोस्तों उसमें से जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडा देने का काम जो है इसी मंथ में करती है, अक्टूबर से लेके दिसंबर के मंथ में, इसलिए यही समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक तो कथन एक गलत हो गया। दूसरे पे चलते हैं, मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे लीची के फूल जो होते हैं मधुमक्खी को आकर्षित करते हैं क्योंकि वहाँ पे उसको रस मिलता है। और मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतनी मात्रा में शहद पैदा होता है, उनको रखने के लिए या उनको संग्रहित करने के लिए बक्सों की जरूरत पड़ती है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। जब यहाँ दोस्तों मधुमक्खी ढेर सारे मात्रा में पालन किया जाता है वहाँ पे उनके रस के लिए या ताकि उनको रस से ढूंढने में दिक्कत ना हो, शरबत बनाने के लिए चीनी जो है खरीदी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कथन सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया गया, ये कथन तीनों ही क्या है? सही है। तो जिस ऑप्शन में आपको दिखे वही इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में स्थित हैं? अरावली, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल? दोस्तों जब कोई व्यक्ति जो है अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है केरल की तरफ, तो उसे कई सुरंगें जो है वो यात्रा के दौरान देखने के लिए मिलती हैं। तो वो सुरंगें कहाँ होती हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट में वो सारी सुरंगें हैं जो उसको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाती हैं। दोस्तों राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कथन एक है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पे पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। अब दोस्तों यहीं पे आपको बता दें कि मधुबनी जो है वो बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है जिसके नाम पे ये मधुबनी चित्रकला जो है वो पड़ी है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, दोस्तों गलत हो गया। यहीं पे जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कथन जो डी दे रखा है वो गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आपको इसमें डी दिख रहा है उसको आप काट दीजिए ऑप्शन में ही, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के दोस्तों फूलों, पेड़ों से रंग आदि प्राप्त किया जाए जिसका उपयोग किया जाता है और इस चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। यह लोक कला का सबसे पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पे ही पड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अन्य प्रश्नों के साथ मैं फिर मिलूंगा। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है कि हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं। क्या है? बहुत आराम नहीं करते, वे केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है। कथन भी है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियों को खा लेता है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उसकी त्वचा को ठंडा रखता है। बिल्कुल सही। हाथी झुंड में रहते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे कथन एक एक करके देखते हैं कि हाथी जो होता है बहुत
ज़्यादा आराम नहीं करता, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, कथन एक तो सही हो गया। दूसरा कथन है एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। दोस्तों कथन 2 जो दिया गया है यहाँ पे आपको बता दें कि एक वयस्क हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम जो होता है पत्तियां और टहनियां जो है वो खा सकता है। और ये तो गलत हो गया दूसरा कथन। यहीं पे तीसरा कथन क्या दे रखा है कि उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है या उनको पसंद है, क्योंकि कीचड़ उनकी त्वचा को क्या करता है, ठंड पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है वही सब कुछ तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो कथन यहाँ पे दे रखा है ए, सी और डी जो है ये क्या है, राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए, सी और डी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पोचमपल्ली। यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है कि पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव एक हिस्सा है। दोस्तों पोचमपल्ली क्या है, एक गांव है जो विशेष कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है और जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव किस राज्य का हिस्सा है, केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पोचमपल्ली साड़ी जो है आंध्र प्रदेश की एक प्रकार की रेशमी और सूती साड़ी है। कहाँ की, पोचमपल्ली जो है ये क्या है, एक विशेष प्रकार की साड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश की एक विशेष प्रकार की साड़ी है दोस्तों, जो कि किससे बनाए थे, एक प्रकार की रेशमी और सूती साड़ी है। इस साड़ियों को उनकी चमक और चमकदार रंगों के लिए जाना जाता है और साड़ियों को फिर कर, देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि तेलंगाना, चलिए ये साड़ियाँ जो पोचमपल्ली गांव की पहचान है। ठीक है, साड़ियाँ यहाँ पोचमपल्ली गांव है जो कि विशेष कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये पोचमपल्ली दोस्तों वहाँ पे एक साड़ी है जो कि किस राज्य या किस गांव, यह गांव जो है किस राज्य का हिस्सा है, तो जान लीजिए आंध्र प्रदेश का हिस्सा है।